इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से वाचन कर रहे थे। तो आइए चलते हैं आगे। कानन कुसुम 1912 में प्रकाशित हो चुका था। इसमें ब्रजी और खड़ी बोली की रचनाएं संग्रहित हैं। बाद में सन 1929 में केवल खड़ी बोली की रचनाएं ही रखी गई, पर चित्राधार के कानन कुसुम में दोनों प्रकार की कविताओं का मेल है। प्रेम प्रतीक पहले 1909 के इंदु में प्रकाशित हुआ। यह ब्रजभाषा में लिखा गया था। बाद में इसी को खड़ी बोली में सन 1915 में अनुदित किया गया। करुणालय 1913, महाराणा का महत्व 1914 इंदु में प्रकाशित हो चुके थे। उन्हें भी चित्रधार में संग्रहित कर लिया गया। इन कविताओं पर भारतेंदु रत्नाकर, श्रीधर पाठक, हरिऔध और मैथिली शरद गुप्त का प्रभाव है। इससे स्पष्ट है कि वे काव्य के एक चौराहे पर खड़े थे, अपना मार्ग खोज रहे थे। झरना का प्रथम संस्करण 1918 में, और ये सब इम्पोर्टेंट हैं। इसमें अभी जो पढ़ाया गया है सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी वर्ष चित्राधार का भी प्रकाशन हुआ। झरना का यह संस्करण भी उसी कोटि का है। सन 1927 में उसका दूसरा संस्करण छपा, जिसमें 31 नई रचनाएं जोड़ दी गई थी। इन जोड़ी हुई रचनाओं में शुक्ल जी के मतानुसार पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक, चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है। इस द्वितीय संस्करण में ही छायावाद कही जाने वाली विशेषताएं स्फुट रूप में दिखाई पड़ी। इसके पहले श्री सुमित्रानंद पंत का पल्लव बड़ी धूमधाम से निकल चुका था। शुक्ल जी ने झरना के द्वितीय संस्करण में जोड़ी गई कुछ ऐसी रचनाओं का नामोल्लेख किया है जिनमें छायावादी विशेषताएं पाई जाती हैं। इनमें से एक रचना खोलो द्वार भी है। कुछ खोजियों को यह रचना इंदु 1914 में प्रकाशित मिल गई, इसलिए वे शुक्ल जी के मत को काटते हुए यह सिद्ध कर बैठे हैं कि छायावाद के आदि प्रवर्तक प्रसाद जी ही हैं। एक तो उस कविता में छायावादी वैशिष्ट नहीं है। दूसरे, एक कविता के आधार पर किसी एक व्यक्ति से किसी काव्य आंदोलन की शुरुआत नहीं मानी जा सकती। जैसा पहले कहा जा चुका है कि इसके प्रवर्तन का श्रेय प्रसाद, निराला, पंत को एक साथ है। वास्तव में पंत के विकास का प्रथम चरण आंसू 1925 है। इसका संशोधित परिवर्धित संस्करण 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सब इम्पोर्टेंट है, पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। नए संस्करण में छंदों की काट छांट के अतिरिक्त उनके क्रम भी बदल गए और कुछ नए छंदों को भी जोड़ा गया। अपने को निरंतर परिवर्तित करने तथा बेहतर बनाने की ये कटुट आकांक्षा उनमें आरंभ से ही विद्यमान थी। चाहे नाटक हो, कहानी हो या कविता, उन्हें सुंदर से सुंदरतर बनाने की इतनी तीव्र स्पृहा और किसी साहित्यकार में नहीं मिलती। प्रश्न होता है कि निरंतर परिवर्तन की आकांक्षा क्यों? क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। इसका उल्लेख प्रसाद ने कई स्थानों पर किया है। आंसू के प्रथम संस्करण में आत्मसंकोच है, द्वितीय में आत्मप्रसार। इस आत्मप्रसार में रहस्य और विश्व मंगल का भी समावेश हुआ है। आंसू की जमीन बहुत कुछ वैसी ही है जैसे कामायनी की है। प्रसाद इसे कामायनी के एक सर्ग के रूप में रखना चाहते थे, किंतु बाद में इसे नहीं रखा गया। आंसू मानवीय विरह काव्य है। इसमें प्रिय की सुंदर देह यष्टि का आकर्षण है, आलिंगन परिरंभण की मधुर स्मृतियां हैं, प्रेमजन्य पीड़ा है, दुख अनुभव है। पर यह सब यूटोपिया है, मानसिक है और स्वप्नजन्य है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। मानसिक है, स्वप्नजन है, मंद है, असज्ञा है, तंद्रा आदि दशाएं रहस्यवाद की स्वीकृत विधियां हैं, इसमें संदेह नहीं। शुक्ल जी ने इस प्रकार के रहस्यवाद का जो विरोध किया है वह ठीक है। संभवतः ये सब प्रसाद के आत्मवाद के उपादान हैं, जिन्हें विवेकवाद के विरुद्ध कामायनी में नए सिरे से स्थापित किया गया है। उसकी परिसमाप्ति करुणा की भूमि पर होती है,
सबका निचोड़ लेकर तुम सुख के सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। पर आंसू में एक जादुई शक्ति थी, जिस बहुत से लोगों ने उसे कंठस्थ कर रखा था। उसकी अनुगूंज देर तक सुनाई पड़ती रही। वस्तुतः यह किशोर कंठ की पुकार थी। इसमें अनुभूति की उतनी गहराई नहीं है जितनी भावनामयता, मेंटलिटी, अंग्रेजी में कहते हैं उसको सेंटिमेंटलिटी का प्रसाद। इसमें वेदना का गरजना है, लहरों की, घातों की, कलकल ध्वनि की असंगतियां हैं। शुक्ल जी को आंसू में कोई समन्वित प्रभाव नहीं मिलता, किंतु अलग अलग लेने पर उसमें रंजनकारी कल्पना, व्यंजक चित्र का बड़ा ही अनूठा विन्यास और भावनाओं की सुकुमार योजना मिलती है। आंसू न प्रबंध काव्य है और न खंड काव्य, ऐसा बच्चन सिंह कह रहे हैं। इस समय तक प्रसाद कानन कुसुम की काव्य आख्यायिकाओं से मुक्त हो चुके थे। इस लंबे प्रगीत में शुक्ल जी की अपनी प्रबंध सरणी यानी वस्तु योजना, मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं दिखाई पड़ी। छायावादी काव्य में सामान्यतः कथा तत्व की कमी है, बिखराव उसकी विशेषता है, फिर भी उसमें एक केंद्रवर्ती बिंदु है, स्मृति। आंसू की भाषा बदली हुई है, इसमें नए प्रतीकों और लाक्षणिक पदावली का प्रभावपूर्ण संयोजन हुआ है, जैसे झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला। आंसू के बाद लहर का प्रकाशन 1933 में हुआ। इसी वर्ष आंसू का द्वितीय संशोधित परिवर्धित संस्करण भी छपा। इसी बीच कामायनी के लिखने का क्रम भी चलता रहा। तात्पर्य यह है कि वे एक साथ अनुभूति के कई धरातलों पर काम कर रहे थे। लहर में संग्रहित कविताओं में कहीं कोई संशोधन नहीं हुआ, जबकि अन्य संग्रहों की रचनाओं में हुआ है। इसका एक कारण तो यह है कि प्रसाद के जीवन काल में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ। दूसरा कारण, इसमें संग्रहित प्रगीत अपने कथ्य और शिल्प में बहुत कुछ पूर्ण है। संशोधन वही हुआ है जो प्रबंध विधान के अंग है। इसमें 5 प्रकार के प्रगीत हैं: प्रेम परक, सौंदर्य परक, करुणामूलक, जागरण परक और ऐतिहासिक प्रतिध्वनियों से संबंध। ये सब इम्पोर्टेंट है, पूछे भी जा सकते हैं। शुक्ल जी ने इन्हें, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, शुक्ल जी ने इन्हें 2 स्थूल कोटियों में बांटा है: मधुमय या रसात्मक प्रगीत तथा जीवनमुख प्रगीत। वास्तविकता तो यह है कि जिन्हें वे रहस्य गीत कहते हैं वे भी जीवनोन्मुख, और जो जीवनोन्मुख है उनमें रहस्य भी निहित है। रहस्य जीवन की विराटता में ही अंतर्भुक्त है। इतिहास के खंड दृश्यों को छोड़ शेष में प्रसाद के ही शब्दों में अहम का इदम में विलय अथवा इदम का अहम में अंतर्भाव है। वे दुख के संलग्न होते हुए आनंद में परिवसित होते हैं। इसमें महात्मा गांधी के जीवन, वे दुख से संलग्न होते हुए आनंद में परिवसित होते हैं। इसे महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के समानांतर भी देखा जा सकता है। गांधी जी ने जीवन में दुख को बहुत महत्व दिया है। वे कहते हैं कि प्रेम की कसौटी तपस्या है और तपस्या आत्मपीड़ा है। मूलभूत महत्व की वस्तुएं तर्कों द्वारा प्राप्त न होकर दुख सहकर प्राप्त की जाती हैं। इस दुख की निष्कृति के लिए प्रसाद करुणा का प्रसार देखना चाहते हैं। इसी में उनका अपना आत्मप्रसार भी है। मेरा अनुराग फैलने दो नव के अभिनव कलरव में। लहर की पहली कविता उठ रही लघु लघु लोल लहर में उसकी रचना प्रक्रिया वर्णित है। प्रगीतों में लघु लहरों के लिए ही स्थान है, न कि उत्ताल तरंगों के लिए। इस लहर में करुणा की नई अंगड़ाई है, मलया अनिल की स्निग्ध छाया है। उसकी सार्थकता सूखे तट को सरस बनाने में है। उसे पंकज वन में नहीं भूलना है, बल्कि नीरस तट को रसपूर्ण बनाना है। कविता के लघु भावों से जीवन की एक रसता टूटती है, शून्यता प्यार पुलक से भर उठती है। रचना प्रक्रिया से संबद्ध दूसरी कविता है उस दिन जब जीवन के पथ में
इसी मार्ग में फूलों की पंखुड़ियाँ खुलती हैं, आंखें ठिठोली करती हैं, भीतर का मधुवन छिन्न पात्र को रसपूर्ण बना देता है, मधुमंगल की वर्षा होती है। जीवन के पथ और मधुमंगल को मिलाकर देखने में जीवन के प्रति और उनकी ललक का बोध होता है। प्रेम पथिक का मार्ग निराला है। शांत भाव में टिकना उसका उद्देश्य नहीं है, वह वहाँ पहुँचना चाहता है जिसके आगे राह नहीं है। यहाँ अधीर यौवन भी है, मुझको न मिला रे कभी प्यार का उपालंब भी। आँखों की पुतली में प्रिय को प्राण बनाकर समा लेने की आकांक्षा भी। इसकी प्रेरणा से वह ऐसा जीवन गीत सुनाना चाहता है जिसमें करुणा का नया अभिनंदन किया जा रहा हो। प्रेम के प्रसार से यह जलता हुआ संसार वृंदावन हो जाए। जीवन धन इस जले जगत को वृंदावन बन जाने दो। प्रसाद ने करुणा का आवाहन अनेक स्थलों पर किया है। वह अशोक की चिंता में भी मिलेगा। अशोक की चिंता, ये भी धर्म और धर्मचक्र प्रवर्तन के गीत में भी। इस बौद्ध करुणा का प्रसार इस देश के पार भी था। मूल्य रूप में इसकी महत्ता को आज भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि आज तो इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है। ले चल मुझे बुलावा देकर में पलायन का मूड है तो अपलक जगती हो एक रात में रहस्य का। किंतु इन क्षणों को प्रसाद की मूल चेतना नहीं कहा जा सकता। वे समग्रतः जागरण के कवि हैं और उनकी प्रतिनिधि कविता है बीती विभाव री जागरी। ऐतिहासिक खंड दृश्यों में है अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया। कभी अतीत में जाकर शांति पराजय में भी वीरत्व की दीप्ति, जातीय शौर्य की प्रतिध्वनि और कलुषित सौंदर्य दर्प को अन्वेषित करता हुआ उन्हें आत्मिक जीवन से जोड़ देता है। कामायनी प्रसाद की अन्यतम काव्यकृति है। कामायनी प्रसाद की अंतिम और अन्यतम काव्यकृति है। प्रसाद को शिखर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय कामायनी को है। प्रसाद की पूर्ववर्ती रचनाओं को देखते हुए कामायनी एक लंबी छलांग प्रतीत होती है। उसकी काव्यगत श्रेष्ठता और औदात्य पर भी सभी लोग मुग्ध हैं। उसके मूल्य निर्णय को लेकर विद्वानों में मतभेद है। उसकी मूल्यगत कठिनाई उसके आमुख के कारण बढ़ जाती है। यों आमुख न भी होता तो कठिनाई तो रहती ही, किंतु आमुख से लोगों का ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है। उन्होंने कामायनी के आमुख में लिखा है, क्या लिखा है? यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास के रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। इतिहास में रूपक के मिश्रण के साथ सांकेतिक अर्थ की बात भी उठाई गई है। इस सांकेतिक अर्थ का संकेत प्रसाद ने मानवता का विकास, मनोवैज्ञानिक अन्वेषण, अतीत के साथ वर्तमान रुचि से सामंजस्य और रूपकत्व का उल्लेख स्वयं कर दिया है। शुक्ल जी ने रूपक की भावना के संदर्भ में कहा है कि हृदय, बुद्धि और कर्म का जो सामंजस्य अंत में दिखाया गया है वह कामायनी में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। जब ईड़ा और श्रद्धा की सत्ताएं अलग अलग दिखाई गई हैं तब एक को दूसरी से शून्य कहना गड़बड़ में डालता है। मानवता के विकास का उल्लेख प्रसाद ने किया है। शुक्ल जी के मतानुसार मधुचर्या के अतिरेक और रहस्यात्मकता की बाधा के कारण मानवता का सुव्यवस्थित चित्रण इसमें नहीं हो पाया है। उनका यह भी कहना है कि इसकी अंतर्योजना त्रुटिपूर्ण और समन्वित प्रभाव की दृष्टि से दोषपूर्ण है। इसके साथ ही वे कामायनी की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि यदि हम इस विशद काम के
काव्य की अंतर योजना पर ध्यान दें, समष्टि रूप में कोई समन्वित प्रभाव न ढूंढे। सॉरी, लाइन छूट गई है। उनका यह भी कहना है कि इसकी अंतर योजना त्रुटिपूर्ण और समन्वित प्रभाव की दृष्टि से दोषपूर्ण है। और इसके साथ ही कामायनी की प्रशंसा करते हुए वे लिखते हैं कि यदि हम विशद काव्य की अंतर योजना पर ध्यान न दें, समष्टि रूप में कोई समन्वित प्रभाव न ढूंढें, श्रद्धा, काम, लज्जा, ईड़ा इत्यादि को अलग अलग लें, तो हमारे सामने बड़ी ही रमणीय चित्रमयी कल्पना अभिव्यंजना की अत्यंत मनोहारी पद्धति आती है। इन वृत्तियों की अभ्यंतर प्रेरणाओं और बाह्य प्रवृत्तियों को बड़ी मार्मिकता से परख कर इनके स्वरूपों की निराकार उद्भावना की गई है। स्थान स्थान पर प्रकृति की मधुर, भव्य और आकर्षक विभूतियों की योजना का तो कहना ही क्या। नंद दुलारे वाजपेयी कामायनी में कल्पनाशीलता, जागरूकता, मानसिक वृत्तियों की सूक्ष्म पकड़, विलक्षण अवसाद, विस्मय, संशय, कौतूहल देखकर सही अर्थों में उसे नवीन आधुनिक चिंतन से प्रेरित मानते हैं। पर उनके विचार से कर्म, भावना और चेतना को समन्वित करते समय प्रसाद प्रवृत्ति मूलक वैज्ञानिक और बौद्धिक विचारधारा से पृथक हो जाते हैं। लेकिन आगे चलकर जब वे भले बुरे का समाहार नित्य सत्ता में कर लेते हैं तो लगता है कि वे प्रसाद की प्रतिरक्षा, डिफेंस में खड़े हैं। ये अभी नंद दुलारे वाजपेयी का कथन था। अब रामधारी सिंह दिनकर जी का सुनिए। अपने निबंध दोष रहित दूषण सहित में कहते हैं, इनका निबंध है दोष रहित दूषण सहित, रामधारी सिंह दिनकर जी का। इसमें उन्होंने कहा है कि इस विलक्षण कथा के संधान मात्र को मैं आधी या उससे अधिक कविता मानता हूँ। उनके मतानुसार कामायनी में कर्म का संदेश वैराग्य मत का खंडन है। वे कामायनी की कारीगरी में विराटता का अद्भुत सौंदर्य देखते हैं, पर कामायनी की भाषा संबंधी प्रभुत त्रुटियों का उल्लेख भी करते हैं। उनके आध्यात्म और रहस्य पर पलायनवाद का आरोप लगाते हैं। नगेंद्र का ध्यान कामायनी के रूपक तत्व और शैवागम की रक्षा पर केंद्रित है। ये बच्चन सिंह जी ने कहा। मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। कुछ लोग उसमें शैवागम ढूंढते हैं तो मुक्तिबोध वर्ग संघर्ष, पूंजीवादी व्यक्तिवाद, वर्गहीन समाज की यूटोपिया। आज के बदलते हुए परिवेश में मुक्तिबोध की यांत्रिक मार्क्सवादी दृष्टि स्वतः खंडित हो जाती है। यही नहीं, अब समय आ गया है कि समीक्षा की इस प्रणाली पर नए सिरे से विचार किया जाए। मुक्तिबोध एक और कामायनी को फैंटेसी मानकर कवि की छूट देते हैं तो दूसरी ओर यांत्रिक मार्क्सवाद को लाद कर उसी छूट को वापस ले लेते हैं। आधार से अधिरचना का तालमेल बैठाने में वे अपने विवेचन को इतनी दूर घसीट कर ले जाते हैं कि पुनः कामायनी को नहीं लौट पाते। उनकी वर्गवादी दृष्टि का एक नमूना यही है कि वे प्रसाद को मनु के वर्ग का मान लेते हैं। वे प्रसाद के पेशे का भी उल्लेख करते हैं। ऐसे तर्कशास्त्रियों की कमी नहीं है जो मुक्तिबोध को ब्राह्मण वर्ग में बैठा दें। वर्ग दृष्टिवादियों ने शुक्ल जी के साथ भी यही किया है। स्पर्धा शब्द आया नहीं कि उन्हें उस समाजवादी समाज की याद आ गई जिसमें वर्ग नहीं होते। कहाँ है वह समाज? अब तो समाजवादी देशों में स्पर्धा के लिए पूरा अवकाश मिल गया है। समरसता का अर्थ वे वर्ग मैत्री और हृदय परिवर्तन लेते हैं। वर्ग मैत्री न सही, वर्ग सहयोग तो हो सकता है। अनेक भाषाओं और संस्कृतियों के देश में एक वर्ग का न शासन चल सकता है न सिद्धांत। उनके सामने सामरस्य का सिद्धांत ही लागू हो सकता है। इसी आधार पर देश की अखंडता की रक्षा संभव है। भेद में अभेद का सिद्धांत ही समरसता है। विश्व, देश, जाति, समाज और व्यक्ति के द्वंद्वों का समाहार इसी समरसता में है। आज की शब्दावली में यही लोकतांत्रिक समाजवाद है। वे बार बार कहते हैं कि प्रसाद के पास समाजवादी दृष्टिकोण न था। क्या यह होता तो कामायनी से बेहतर रचना करते? किसके पास था यह दृष्टिकोण? तोलस्तॉय,
पास्तरनाक, कामू, अरस्तु आदि किसके पास? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कामायनी का पुनर्मूल्यांकन करते समय उसे एक कंपोजिशन माना है। यह शुद्ध रूपवादी दृष्टि है। कामायनी की अर्थ संरचना थोड़ी जटिल है। वह एक साथ अर्थ के कई स्तरों पर संचरण करती हैं। कविता में स्थान स्थान पर अर्थ की परतें मिलती हैं, पर इसकी बुनावट के मूल में ही अनेक अर्थ सरणियों के गुंफन का विधान है। इसलिए इसमें घटनाओं का प्रवाह अत्यंत क्षीण है। आदि से अंत तक एक तान अंतर योजना का अभाव है। यह इसकी विशेषता भी है और बाधा भी। तो धन्यवाद। अभी जयशंकर प्रसाद की समीक्षा और भी है। वीडियो कंप्लीट हो चुका है, तो आगे के वीडियो में